भगवंत मान भी आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, भगवंत मान पूरा का पूरा सबको लेके साथ में आ जाए। ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और राजनीति बिल्कुल। संभावनाओं का खेल है। आपके सांसद बनेंगे बीजेपी का चेहरा। इन 700 सांसदों के आने से बीजेपी को एक थोड़ा बल तो मिला है। तो बीजेपी बहुत केयरफुली तरीके से दिशा में आगे बढ़ रही है। चुन चुन के दूसरे दलों से ऐसे नेताओं को लाती है जिनका अपना एक प्रभाव है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को इतना मंझावा खिलाड़ी मानते हैं, वो मुझे लगता है कि नाकाम साबित हो। आज की डेट में मोदी के हिसाब से राज्य सरकारें चलती हैं। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे वो। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पंजाब की राजनीति से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक 7 सांसदों ने बीजेपी का जब से दामन थामा है तब से बहुत हलचल मची हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो 7 सांसद आए हैं दरअसल वो अगले साल पंजाब में जो चुनाव होने हैं उसको देखते हुए बीजेपी के दल में शामिल हुए हैं और बीजेपी को मजबूत करने की बात कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, पंजाब कांग्रेस की तरफ से एक ये बड़ा शगुफा छोड़ा गया है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो राघव चड्ढा के संपर्क में हैं और वो सरकार को तोड़ सकते हैं। बीजेपी के जमीनी हालात कैसे हैं पंजाब में और क्या बीजेपी इस स्थिति में है कि वहां पर सरकार बना सकती है विधायकों को तोड़कर? क्या कुछ रणनीतिक गणित रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में पंजाब का, जानेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अतुल सिंघल सर हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो दिल्ली की राजनीति को और आम आदमी पार्टी को बेहद करीब से उन्होंने देखा है। मंजरी चतुर्वेदी मैम हैं जो खूबी जानती हैं देश में राजनीति किस तरीके से पार्टियां करती हैं और कैसा माहौल बनाया जाता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार जी धन्यवाद जितेंद्र, धन्यवाद। मंजरी मैम, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि 7 सांसद एक तो बहुत बड़ा आंकड़ा है राज्यसभा के लिए और वो उसकी पुष्टि भी आज हो गई है, एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि इन 7 सांसदों के आने से क्या बीजेपी वाकई में पंजाब में मजबूत हो गई है या होने जा रही है? राज्यसभा में हो गई है, दिख गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोई सारे सांसद जो हैं पंजाब की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या वाकई में मजबूत होगी या अपना जो किला है कहीं बचाने की स्थिति में आएगी? अब देखिए जितेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन 700 सांसदों के आने से बीजेपी को एक थोड़ा बल तो मिला है। संसद में तो मिला ही मिला है, लेकिन इसका जो असर है, अगर देखा जाए इसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो पंजाब की राजनीति में पड़ेगा। अभी आप ये कह रहे थे कि क्या वहां पे आम आदमी सरकार खतरे में है और क्या बीजेपी, अगर राघव चड्ढा वहां विधायकों को अपने पाले में ले आते हैं तो क्या वहां पे क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की, मैं अगर पंजाब को लेकर उसकी तैयारियों की मैं बात जहां तक करूं, और मेरी बात भी होती रही है वहां पे पंजाब में, तो उन लोगों का ऐसा है कि वो बीजेपी ये गलती नहीं करेगी। क्योंकि अगर बीजेपी, देखिए अब वहां चुनाव में मुश्किल से 10 से 11 महीने, बिल्कुल अप्रैल खत्म हो चुका है, फरवरी मार्च में वहां चुनाव होने हैं। तो उस स्थिति में 10 महीने के अंदर बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़े या जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक सहानुभूति मिल जाए, लोगों को एक सहानुभूति की लहर मिले। वो बीजेपी कतई नहीं करना चाहेगी। जहां तक मैं अभी तक, अगर आप देखें बीजेपी का वो पूरा एक, अगर उनकी ट्रेजेक्ट्री देखें और खास करके 2014 के बाद अगर हम बीजेपी को देखें तो वो ना पका के खाने में ज्यादा विश्वास करती है। हालांकि उसने कई जगह पे सरकारें पिछले दरवाजे से भी ली हैं, बनाई है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बनाई है, लेकिन पंजाब में वो ये नहीं करना चाहेगी। मैं आपको बताऊं कि जब कांग्रेस में बहुत तोड़फोड़ मची थी, अगर मैं बताऊं, कांग्रेस में जब तोड़फोड़ मची थी उस वक्त कई कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी में गए थे उनसे मेरी लगातार बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि इन चुनावों में, मतलब जो 2022 के चुनाव थे, इसमें बीजेपी का क्या है, वो है। तो उन्होंने कहा देखिए बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है। एक तो बहुत ही साफ बात है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा ये चुनाव लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य जो है वो उससे बड़ा है। हमारा लक्ष्य जो है लोकसभा है, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारा लक्ष्य जो है वो अगला 2027 का चुनाव, 27 का इलेक्शन है। तो अब अगर आप देखिए 2027 के चुनाव को अगर लक्ष्य रख के, लक्षित करके ये चीजों बीजेपी की तैयारी की गई है, तो बीजेपी बहुत केयरफुली तरीके से और
उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि वो चुन चुन के दूसरे दलों से ऐसे नेताओं को लाती है जिनका अपना एक प्रभाव है। कभी अमरिंदर सिंह गए, सुनील जाखड़ गए, रवनीत बिट्टू रहे। अभी आप देखिए इन्होंने इन 7 लोगों को अपने खेमे में किया है, जिसमें से 6 तो पंजाब से ही जुड़े हुए हैं, उन बिल्कुल। लोगों को किया है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल आने वाले चुनाव में करना चाहेगी। यहाँ जितेंद्र, मैं एक बात और बता दूं आपको कि अभी मार्च में ही बीजेपी ने वहां पे एक रैली की थी, गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, जिसको मोगा में बदलाव रैली कहा गया था। उस रैली मतलब वो एक तरह से बीजेपी की पंजाब चुनावों को देखते हुए उसको एक कैंपेन की शुरुआत मानी जा रही शुरुआत थी, कही थी जहां पे बिल्कुल। उन्होंने किया था। मतलब एक अपनी तरह जो और ग्राउंड उनका जो ग्राउंड है वहां पर उनका मजबूत करने का वो कोशिश कर रहे थे, यही हाँ, उसका और लबोलुभाव था। मजबूत बिल्कुल करने की, उन लोगों के बीच में जाने की कोशिश वो कर रहे थे। और वहां पे बिल्कुल। अमित शाह ने बाकायदा उस चुनाव में न सिर्फ कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये भी तय है कि बीजेपी वहां अकेले जाएगी, किसी के साथ नहीं साथ नहीं जाएगी। जा, मतलब दूसरी बात अकालियों के उन्होंने साथ नहीं जाएगी बीजेपी अब। हाँ, मुश्किल ही लग रहा है बिल्कुल मुझे जाना, क्योंकि बिल्कुल। बीजेपी की जिस तरह की तैयारियां हैं, अब वो कोई बैग, जहां उसने इतना इंतजार किया, वो हम्म। किसी बैगेज के साथ नहीं जाएगी। और बाकी सब मुझे नहीं लगता जाएगी। है कि अकाली भी उनके साथ जाने से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक जिस मुद्दे पे छोड़ा, किसानों के मुद्दे पे, जो कि अकालियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो हम्म। मुद्दा बीजेपी को अभी भी सवाल देना ही, उस सवाल का जवाब जवाब देना देना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों का मुद्दा है, जो इस तरह के मुद्दे हैं। अगर आप देखिए कि जो 14 मार्च को उन्होंने रैली की थी, उस रैली में अमित शाह ने जो दो तीन चीजों पे जोर दिया था, उसमें किसानों, महिलाओं पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था, और कानून व्यवस्था पे था। इतना ही नहीं, हम्म। उन्होंने यहाँ तक तो कहा था लोकल इश्यूज को कि लेकर उठे थे, अगर लोकल इश्यूज को हाँ, लेकर बात उन्होंने हमारी की थी। सरकार आती बिल्कुल। है तो हम अतुल सर, जबरिया जो मंजीत भाई, अतुल सर धर्मांतरण जी को भी जोड़ना चाहूंगा इसमें। अतुल सर, आपको क्या लगता है कि जो 7 सांसद गए हैं, क्या बीजेपी को वहां पर कुछ फायदा देंगे, या लगता है कि जिस तरीके से मैम ने नाम लिया, रवनीत बिट्टू का नाम लिया, अमरिंदर जी का नाम लिया, और कई सारे ऐसे नेता थे पंजाब के, वो जो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उनका अभी क्या हश्र है आप सबको पता है, क्या इनका भी कहीं ऐसा हाल तो नहीं हो जाएगा कि जो 3 में रहेंगे 13 में रहेंगे? देखो जितेंद्र, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, उनका जो धरातल पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा उनकी पकड़ नहीं होती है। वो नहीं होती है अपने क्षेत्र बिल्कुल। में किसी किस तरीके से विशेषज्ञ हो सकते हैं, या हम्म। ये कहिएगा कि कुछ और कारण हो सकते हैं कि जो उनको राज्यसभा की टिकट मिलती है। और हम्म। खासतौर से अगर केजरीवाल के मामले में देखा जाए तो कई मामलों में स्पष्ट है कि टिकट क्यों मिली। बिल्कुल, लेकिन पैसे होता क्या है पैसे के कि आधार पर मिली। बिल्कुल। देखिए, जो भी है राजनीति के अंदर बेसिकली, लेकिन क्या है कि एक माहौल बनता है। जब 7 सांसद आ गए तो एक माहौल तो जरूर बनेगा बीजेपी के पक्ष में, और हम्म। खास तौर से आम आदमी पार्टी के विरोध में, कि 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। कुछ भी है तो सांसद पार्टी के, बिल्कुल बिल्कुल। और एक साथ नाराज होकर छोड़ी सब लोगों ने, और इतनी जल्दी छोड़ी कि केजरीवाल को पता भी नहीं चला, जो अपने आप को शातिर खिलाड़ी मानते हैं राजनीति के। तो एक हम्म। माहौल बनेगा निश्चित तौर पर। और बीजेपी जो है एक परिपक्व पार्टी आज की तारीख में है। जो बात अभी आप कर रहे थे, तो जैसे अभी मंजरी जी ने भी बताया कि पिछले दरवाजे से तो एक बार के लिए सरकार बन सकती है, लेकिन बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी कि प्रत्यक्ष हम्म। रूप से कि ये उसके ऊपर आक्षेप लगे कि उसने पार्टी सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। कोशिश की। जो मेरी अपना एक सोच या बिल्कुल, अनुभव मेरा जो क्योंकि रिफ्लेक्ट इतना करता है लंबा ये है समय नहीं बचा है ना कि कि सरकार, क्योंकि अगले साल चुनाव हो जाने हैं। देखिए आपके सामने जो है, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण भी है कि वहां पर हम्म। जो है उन्होंने पहले शिवसेना के शिंदे को बनाया, बाद में अपने मुख्यमंत्री को लिया है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। अभी बिहार में हुआ कि जब चुनाव थे तो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बाद में जो है मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया। तो ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसी टूट होती है आम आदमी पार्टी में, तो ये दिखाया जाएगा कि वो अपनी हम्म। मौत खुद पार्टी जो है अब स्वीकार कर रही है, और उसी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और हम्म। लेकिन ये बात भी है कि जो वहां की अकाली दल है, वो स्वाभाविक पहले एक तरीके से बीजेपी का सहयोगी रहा है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। मुद्दों पर डिफरेंस हो गया, लेकिन हम्म। विचारधारा फिर भी मिलती जुलती है। ये बात अलग है कि बीजेपी जो है अपनी शर्तों पर अगर समझौता करेगी तो उनके साथ करेगी, क्योंकि हम्म। बीजेपी ने अब काफी समय बिता लिया है राजनीति के अंदर भी। और जो मोदी का एक ओरा है पूरे देश के अंदर, वो काम करता है। आज की डेट में मोदी के हिसाब से राज्य सरकारें चलती हैं, या मोदी के को एक लक्ष्य रखकर, या मोदी के चेहरे को देखकर जो है बहुत सारे नेता फैसला लेते हैं।
तो उसी दृष्टि में मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार तो बनाएगी, पंजाब में बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन उसकी कोशिश ये रहेगी कि पहले वो किसी दूसरे पार्टी के विधायकों के साथ, उनके किसी विधायक को या उनके किसी उसको मुख्यमंत्री बनाए, और बाद में जो है मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे और फिर अपनी सरकार बनाए। क्योंकि देखिए आपको लगता है कि दक्षिण ये ज्यादा रिस्की फैक्टर हो जाएगा उसके लिए, अगर किसी दूसरे को बनाते हैं, अपना नाम आगे ना लेकर आके दूसरे लोगों को लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे नुकसान होगा। कहेंगे ये खुद सामने तो आ नहीं रहे हैं, दूसरों को लेकर आ रहे हैं, तो चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है इनको आने वाले नहीं, चुनाव ऐसा नहीं। देखिए देखिए, पर्दे के पीछे राजनीति कुछ और होती है, दिखाने के लिए कुछ और होती है। तो सारी चीजें पहले तय कर ली जाती हैं किस प्रकार से काम चलेगा, और ठीक है। बीजेपी को भी पता है कि कैसे चाल चलनी है या कैसे गोटियां बिछानी है, तो उस तरीके से काम किया जाएगा। और हम्म। जो मैं इसके अलावा ये बोल रहा था कि बीजेपी जैसे साउथ के अंदर भी अपना कदम पसार रही है, तो नॉर्थ के अंदर तो आमतौर पे हिंदी भाषी में तो पहले से ही माना जाता है कि ये जो मजबूत पार्टी है और यहाँ पर इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हालांकि पंजाब में लंबे समय से बीजेपी को सीधा मौका नहीं मिला, लेकिन अब बिल्कुल। बीजेपी निश्चित तौर पर, जैसे वो छोटा राज्य है, लेकिन जैसे बताया कि एक माहौल बनाने की भी बात होती है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो ये सिख कम्युनिटी है, सिख मतदाता है, आमतौर पर कांग्रेस से पहले नाराज रहते थे, अब कांग्रेस के साथ आ गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी उनको अपने पाले में कर लेगी। जैसे आपने रवनीत सिंह बिट्टू का भी जिक्र किया, दिल्ली में भी उपराज्यपाल जो बनाया गया वो भी सिख सिख कम्युनिटी से बनाए गए। उपराज्यपाल बिल्कुल। रवनीत सिंह बिट्टू भी हैं। तो ये सारा का सारा जो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक सोच तो जरूर है, और इसके हम्म। जो नतीजे हैं आपको जल्द देखने को मिलेंगे जितेंद्र, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने बहुत प्रयास कर चुकी है लेकिन अपनी जड़ें नहीं जमा पाई वहां पे। क्योंकि सब हमने देखा, कांग्रेस का कभी वर्चस्व रहता था, अकाली का वर्चस्व रहता था वहां पे, अभी बिल्कुल एक नई पार्टी वहां पर उभर कर आई है, आम आदमी पार्टी, जो पिछले चुनावों में जीत कर आई है। ऐसे में सर, क्या आपको लगता है कि इन सांसदों के बीजेपी में शामिल हो जाने से बीजेपी अपनी जमीन तैयार कर रही है या तैयार कर चुकी है? देखिए बिल्कुल कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो मैंने पहले भी कहा, अपने आप को जितना मंझावा खिलाड़ी मानते हैं, वो मुझे लगता है कि नाकाम साबित हुए, उनको पता ही नहीं चला। वो हम्म। उनके उनका कथनी और करनी का भी फर्क है। वो अपने उसमें हम्म। लगे रहे, जिस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया पंजाब के मुख्यमंत्री का, उसके हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, या कुछ उसके उनके ऊपर पैसे के भी आक्षेप लगे, लेकिन हम्म। अपने लोगों को कैसे संभाल कर रखना है। इस वक्त मैं आज हम्म। दिन में आकलन कर रहा था और आम आदमी पार्टी के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, देखा जाए तो तीन लोग बचे हैं सही मायने में, मनीष बिल्कुल। सिसोदिया, अरविंद संजय केजरीवाल सिंह और और संजय सिंह। बाकी बिल्कुल। बाकी लोगों की कोई वक्त नहीं है उसके अंदर, चाहे आतिशी हम्म। रही हो, चाहे उसके अंदर सौरभ बिल्कुल बिल्कुल भारद्वाज बिल्कुल। हो, या खुद पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। तो हम्म। आप ये देखिए किस प्रकार से लोग उनको छोड़ छोड़ के चले गए। तो जब हम्म। आप अपने अंदर खुद कमजोर हैं, तो सामने वाला तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो हम्म। ये लगता है कि अच्छा, साथ में रही बात किसानों के मुद्दे की, आप ये देखिए पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, या जो इनकी किसान कानूनों का विरोध हुआ, तो सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ था। मुझे तो ऐसा भी वहां से कुछ सूचनाएं मिली हैं कि जो उनको समझ में आने लगा कि जो किसान आंदोलन है उसमें उनका इस्तेमाल किया गया, किसानों का, पंजाब के बिल्कुल किसानों का बिल्कुल। या सिखों हम्म। का। मतलब बहुत ज्यादा मेरे को उस जो है कानून की जानकारी गहराई में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनको ये बात समझ में आने लगी कि किस प्रकार से पंजाब के हम्म। किसानों का इस्तेमाल किया गया, और उसका अपने उनको राजनीतिक फायदे खामियाजा के लिए। भुगतना पड़ा। अपने हाँ, राजनीतिक क्योंकि फायदे के बहुत लिए। ज्यादा पंजाब के अंदर कोई बिजली पानी की और इस तरह की समस्याएं अभी भी चल रही हैं वहां पे, सुधार हम्म। उसमें नहीं दिखता है ज्यादा, जो बिल्कुल। प्रशासनिक मंजरी स्तर है। मैम, क्या लगता है आपको कि आप कह रही हैं कि लगातार आपकी बातचीत नेताओं से होती रहती है, पंजाब के 7 सांसद भले ही चले गए हों, उनमें से 2 नाम हम मानते हैं प्रोमिनेंट नाम है, स्वाति मालीवाल का और राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा खुद पंजाब से आते हैं। क्या इसके आफ्टर इफेक्ट अब आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में आप देख रही हैं? क्या टूट के कगार पर आ जाएगी, या जो आपने पहले बात बताई थी कि बहुत सारे विधायक जो राघव चड्ढा के संपर्क में हैं वो सरकार तोड़ सकते हैं या अपना कुछ नया गुट बना सकते हैं वहां पे? क्या कुछ खिचड़ी पक रही है पंजाब में अभी? देखिए, ये बात तो सच है कि इसके आफ्टर इफेक्ट पड़ेंगे। हमें ना इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। अगर आप देखिए कि 2022 में पंजाब चुनाव के दो प्रमुख चेहरे थे। एक हम्म। संदीप पाठक, और दूसरा आपके राघव चड्ढा। संदीप पाठक जो थे वो पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे, और कैंपेन के जो चेहरे थे वो राघव चड्ढा थे। और अगर आप देखें कि चुनावी रणनीति कैसे होगी, बूथ संगठन, ये सब कुछ अगर जहां तक करने की बात थी, तो वो सारा जिम्मेदारी निभा रहे थे संदीप पाठक, और कैंपेन का सारा कर बिल्कुल। रहे थे इन्हीं। काफी हद तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इन दोनों ने किया।
तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों चेहरे वहां से हट गए हैं तो संगठन कमजोर होगा, संगठन की सारी वो देखना है। हालांकि जब थोड़ा सा जो हाईकमान है, आम आदमी पार्टी हाईकमान को जब लगा कि राघव चड्ढा के सुर बदले हुए हैं, जब उनके जो टॉप लीडरशिप जेल में थी और राघव चड्ढा ने जिस तरह से बिल्कुल डिस्टेंस चुप्पी साध मेंटेन रखी थी। किया, तो अगर आप याद करें 2025 में ही उन्होंने राघव चड्ढा को पंजाब की जिम्मेदारी से हटा दिया था और वहां पे मनीष सिसोदिया को वो जिम्मेदारी उन्होंने वो दे दी थी। तो लेकिन फिर भी अभी जो लोग इतने दिनों से काम कर रहे थे और एक जो पूरा संगठन को समझते थे, इसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरी चीज मेरा ये मानना है कि बीजेपी तुरंत अभी वहां पे इस तरह का आम आदमी पार्टी के चेहरों को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, विधायकों को या उस तरह की, क्योंकि वो ये काम तब भी आज से 4 महीने 5 महीने बाद भी कर सकती है। क्योंकि अब अभी अगर वो करती है तो वो इसका सीधा असर दिखाई देगा और उसके लिए नेगेटिव भी जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो इंतजार करना चाहेगी। भाई, एक बीजेपी के पास उस तरह से नेता नहीं है, लीडर्स नहीं है कि अगर आपको 117 वहां पे जो सीटें हैं विधानसभा की, अगर उस पे आपको लोगों को उतारना है तो आपके पास चेहरे भी तो होने चाहिए। रातों रात आप चेहरे कहाँ से खड़े कर देंगे? तो वो फिर तो आपको क्या ये सांसद चेहरा बन सकते हैं वहां पर बड़ा बीजेपी का? अब आप सांसद बन सकते हैं, वो विधायकों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो अकाली के करेंगे, और सबसे जो वनरेबल इस वक्त हैं वो तो आम आदमी पार्टी के हैं। मतलब ये तो कहना उनको गलत नहीं होगा, कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके सांसद बनेंगे बीजेपी का चेहरा? ये बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उनकी पूरी तैयारी करेगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करूं कि बीजेपी की तैयारी किस तरीके से है वहां पे मैं बता दूं कि बीजेपी ने अभी से मतलब पिछले कई महीने से उसने पंजाब के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उन लोगों में एक रीच आउट प्रोग्राम करना शुरू किया है। जो अलग अलग वोटर तबका है, उनके जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको अपनी तरफ ला रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम इनको मौका दे सकते हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें बीजेपी की कोशिश है, ये उनकी तैयारियों को दिखाता है। तीसरी चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए जितेंद्र, कि अगर आप आंकड़ों को देखें 2017 में बीजेपी का वहां पे जो वोट परसेंट था वो 3 सीटें लाई थी, उसका वोट परसेंट जो था वो 5.4 था, जो कि 2022 में 2 सीटों पर आ तो गए थे, कम हो गई, 2 रह गई, लेकिन वोट परसेंट 6.5 हो गया। और अगर 2024 के आम चुनावों की बात करें तो भले ही बीजेपी को कोई सीट ना मिली हो, लेकिन उसको 18.56% वोट शेयर उसका है। तो ये जो ग्रेजुअल वोट शेयर में जो इजाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी जमीन पर अपनी तैयारियां कर रही है, वो कोशिश कर रही है। और भले ही उसका मानना है 5 साल लगे 10 साल लगे, लेकिन वो अपने बूते पे वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी। अतुल सर, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल बहुत शातिर नेता माने जाते हैं? हमने देखा भी, आपने भी उनको बहुत करीब से कवर किया है, देखा है दिल्ली में, मैंने भी उनको काफी करीब से देखा है, आपके साथ ही हम बहुत सी चीजें सीखे भी हैं। क्या केजरीवाल ऐसा दाव खेल सकते हैं कि वो कह दें कि पहले ही विधानसभा भंग करा दी जाए, एक सपोर्ट लेने के लिए, एक सिंपैथी गेन करने के लिए, कि देखो जी सांसद तो उन्होंने तोड़ ली, विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम पहले ही विधानसभा भंग कर दें और चुनाव पहले कराने की बात कर सकते हैं? क्या आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी नजर आती है इस स्थिति में? कर सकते हैं ऐसा वो? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कुर्सी छोड़ना किसी भी विधायक के लिए या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़ा मुश्किल है। केजरीवाल तो बोल देंगे, मान लीजिए एक बार के लिए आपकी बात मान ली जाएगी, कुर्सी छोड़ दो, लेकिन कोई विधायक अगर वो असंतुष्ट है तो वैसे ही क्यों वो कहेगा कि इसको भंग करने के लिए, या क्यों राजी होगा? वैसे टूट जाएंगे वो विधायक। और केजरीवाल निश्चित तौर पर बड़े तेज तर्रार नेता अपने आप को भी मानते हैं, वो शुरू में हमें भी लगता था, लेकिन जो हालिया घटनाक्रम है उन सबको देख के ऐसा लगता है कि वो इन सब चीजों को मतलब सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते चीजों को, और वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से। बार बार उनका बयान चल रहा है कि मैं ही सच्चा हूं, मैं ही सबसे ज्यादा सच्चा हूं, और कट्टर ईमानदार। तो लोगों को ये बात तो समझ में आती है कि कट्टर ईमानदार, ठीक है, आप बोल वक्ता अच्छे हो सकते हैं, आपके पास तर्क शक्ति अच्छी हो सकती है, लेकिन लोगों को वो चीज अपील भी करनी चाहिए। अपील भी पंजाब के करती लोगों है, को पिछली सही बार बात है। अपील करी थी, अब क्या ये दोबारा अपील करेगी? कितना अपील करेगी? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से केजरीवाल अपने आप को नरेंद्र मोदी के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चीज मुझे होते हुए नहीं दिख रही है।
बीच हम्म। में ऐसा सेट होने लगा था 2-3 साल पहले कि अगर कोई केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी का विकल्प है तो वो केवल केजरीवाल हो सकता है, राहुल केजरीवाल है, गांधी भी बिल्कुल। नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो चीज अब नहीं है। केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप हैं, वो अपने आप को कितनी भी सफाई दें, कुछ भी कहें, अब उनकी जो भाषा है, आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था उसका, मनीष सिसोदिया का, वो उल्लू और उल्लू का पट्टा, इस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर रखे हैं। तो ये किसी भी उप मुख्यमंत्री की या इस तरह के लोगों की वो भाषा नहीं है। मतलब अब तो जो एक तरीके केजरीवाल से की पहले पॉजिटिव पॉलिटिक्स थी, और जो पॉजिटिव इमेज थी, वो अब कहीं ना कहीं पंजाबी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जान चुके हैं भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग चुके हैं, जेल वो जाके आ चुके हैं शराब नीति के मामले में, और तमाम सारे आरोप अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी देख रहे हैं किस तरीके से हाई कोर्ट को लेकर वो अपने जो पुराने उनका एक ढर्रा रहता था राजनीति करने का, जमीन पे उतर जाओ, धरना प्रदर्शन कर दो, वो शुरू कर दिया वो उन्होंने। देखिए क्या है ना, लोग आपको अच्छा कहें, लोग आपको ईमानदार कहें तो बात समझ में आती है। मैं अपने आप को सर्टिफिकेट देने लगूं, बहुत अच्छा आदमी हम्म। हूँ, बहुत अच्छा पत्रकार हूँ, बड़ा प्रखर पत्रकार हूँ, तो उससे बात नहीं बनती है। आपके पास हम्म। साबित करनी होगी। और जो बात बिल्कुल। आपने फिर वही कही कि जो 7 सांसद टूटे हैं, तो एक माहौल तो जरूर बनेगा धरातल पर भी। जैसे हरभजन सिंह वगैरह है, आइकॉन तो है, वो चेहरा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिखों के क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन उससे हम्म। माहौल जरूर बनता है। और लोग इस हम्म। बात को तो जरूर सोचते हैं, अगर कोई आदमी किसी से नाराज है तो क्यों है, एक नाराज है, दो नाराज है, तीन नाराज है, आप सब क्या आप ऊपर आरोप लगा देंगे कि ये पैसा लेकर इन्होंने दल बदल कर लिया, तो बात हजम नहीं होती है। मतलब हम्म। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए आप बिल्कुल दूसरे के ऊपर बिल्कुल। आरोप लगाएंगे, तो वो बात मुझे समझ में नहीं आती है। अगर कोई भी पढ़ा लिखा समझदार मतदाता, और मैं मानता हूँ कि आज की डेट में मतदाता सब समझदार बहुत है, सब समझदार इन है। बातों को समझते हैं। बिल्कुल। गांव में भी, और जो सीधे सरल लोग होते थे जिनको हम बोलते हैं, वो भी सब समझते हैं इन बातों को। तो बड़ा हम्म। चुनौती है केजरीवाल के सामने, एक बड़ी चुनौती है ये। कैसे वो अपनी जमीन को बचाए रखेंगे, कैसे। अब दूसरी पार्टियों के अंदर वो विस्तार कर रहे थे, गुजरात में विस्तार कर रहे थे अपनी पार्टी का, या अलग अलग जगह पर जाने के लिए मनीष सिसोदिया दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने सही तो बात बोली सर, की चुनौती बहुत बड़ी है उनके सामने, जमीन कैसे बचाएंगे। मंजरी मैम, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप लगा कुछ कहना चाह रहे थे आप? जितेंद्र, जो आपने अभी अतुल जी से सवाल किया था, उसी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है कि समय से पूर्व चुनाव वो हम्म। पार्टी या वो नेता करते हैं जो कि कॉन्फिडेंट है, जिन्हें जीतने का पूरा वो हो। नहीं, वो अगर आप मेरा आज इसीलिए की कहना बात, था क्योंकि केजरीवाल हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इसमें भी विक्टिम कार्ड वो खेलने का कोशिश करेंगे कि देखो जी, मेरे विधायक तोड़ लिए, मेरे सांसद तोड़ लिए, मैं तो अब एक सच्चा आदमी हूँ। विक्टिम विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनको भी तो चुनाव की तैयारियों के लिए समय चाहिए ना। अभी 10 महीने पहले क्यों चुनाव कराना चाहेंगे? वो बहुत सारी योजनाओं को जमीन पे उतारना चाहेंगे कि जिनका वो फायदा ले सके। दूसरी बात है, अभी उनके उनकी पार्टी के ऊपर एक इतना बड़ा एक कुठाराघात हुआ है, तो वो उससे भी उबरने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव वो समय से पहले करवाएंगे। या और अभी उभरने में तक अगर टाइम आप लगेगा, देखें, ऐसा घाव दिया है बीजेपी जी ने कि बिल्कुल, शायद उभर भी ना पाए। जी जी जी, उनको बिल्कुल उबरने में टाइम लगेगा। अगर आप देखें, ये इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि जब लगातार ये कोशिश, समझिए। अच्छा, आप ये मत भूलिए कि राघव चड्ढा उनके फंड मैनेजर थे, पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है कि वहां पे उनको एक चुनाव लड़ने के लिए, अब जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव का पूरा एक खर्चा और जो पूरा एक चुनाव का वो है, वो इस बजट इतना ऊपर कर दिया, उस स्थिति में आप ये देखिए कि उनके जो फंड के अरेंजर थे और फंड हम्म। रेजर थे, वो लोग इस बदलाव लेकिन में लेकिन गए मैम, हैं लगातार उनका। हमने हमने देखा भी है कि पिछले चुनाव में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई बाद में चुनाव जीतने के बाद, कि इनके पास बहुत सारे संगठनों से ऐसा पैसा आया जो कि अलगाववादी संगठन थे, उन्होंने भी फंडिंग की इनको। और राघव चड्ढा उस वक्त सारे फंड मैनेजर थे। तो क्या ऐसे में बीजेपी को ये ज्यादा परेशान नहीं करेंगी चीजें कि या केजरीवाल को परेशान करेंगे कि जो फंड मैनेजर हमारे सब जानते हैं कहाँ से पैसा आया था, या गोवा में पैसा किस तरीके से लगाया गया शराब नीति का, पंजाब में किस तरीके से लगाया गया? क्या बीजेपी को एक इक्का मिला है और केजरीवाल के लिए मुसीबत बन सकती है ये सब चीजें? देखिए, केजरीवाल के लिए मुसीबत, मैं ये नहीं मानती हूँ। जैसे मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि बीजेपी से कुछ भी छुपा नहीं है। जो भी जैसा पैसा आया है भाई, केंद्र में है, सारी एजेंसीज उनके पास है, उनको तो पल पल की जानकारी होगी। हम्म। वक्त यहाँ पे ये जानकारी होना ही नहीं है, वक्त ये है कि किस वक्त वो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे। वो थोड़ा और वक्त निकलने दीजिए, जब चुनाव नजदीक आएंगे तब वो एक एक करके वो बिल्कुल। मतलब इन जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे।
अब्दुल सर, क्या लगता है कि समय से पहले चिड़िया चुग गई खेत केजरीवाल के लिए, ये कहावत आ रही है कि समय नहीं रहते ही देखो, चिड़िया चुग गई खेत? बिल्कुल सही। नहीं देखो जितेंद्र, बिल्कुल सही है कि तैयारी में वक्त लगता है, पैसा इकट्ठा करना है और हाँ। असंतुष्टों को संतुष्ट करना है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं हम्म। जो आदमी सोचता है कि बिल्कुल चुनाव के वक्त पे घोषित करेंगे, पब्लिक को लुभाने के लिए, लोक लुभावन योजनाएं जिसको बोलते हैं, फिर उनको थोड़ा सा अमली जामा पहनाने की शुरुआत करनी है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपने भंग कर दिया और फिर हम्म। उसके बाद आपने चुनाव करवा दिए। और ये भी नहीं हम्म। है कि सारे विधायक इस बात से सहमत होंगे। जो टूट पार्टी में आप सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी ये हो सकता है कि क्या 58 विधायक टूट रहे हैं? अगर वो नहीं हम्म। भी टूट रहे होंगे तो टूटना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिसको पता चल जाएगा उसका टिकट कट रहा है या केजरीवाल की गुड बुक में वो नहीं है, तो वो कैसे इस बात के लिए सहमत होगा? तो ये तो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। एक दो महीने हम्म। की बात अलग होती है, थोड़ा सा आदमी कह दे, लेकिन 10 11 महीने पहले कुर्सी छोड़नी, और इसी बात की क्या गारंटी है जो भगवंत मान है वो अरविंद केजरीवाल की गुड बुक में है या अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की गुड बिल्कुल बुक में है? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की गुड बुक में भगवंत मान तो हो सकते हैं, भगवंत मान अंदर क्या सोच रहे हैं तो शायद आपको नहीं पता। बिल्कुल। आपने आया राम गया राम का केस भी सुना है और आपने देखा है कि किस तरीके से हरियाणा में भजन लाल ने रातों रात पूरी सरकार बदल दी थी। तो राजनीति में तो ये संभावनाओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है। हम्म। ऐसा भी हो सकता है, आप कहेंगे हाइपोथेटिकल है, भगवंत मान पूरा का पूरा सबको लेके साथ में आ जाए, बिल्कुल। तो क्या क्या कीजिएगा आप? क्योंकि मैं बता मतलब दिया, तीन ये ही लोग बड़ी हैं बात बोल, ये बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप? तीन ही लोग हैं। भगवंत वो भी मान की तो बात हो बेचारा रही है। पीड़ित होगा ना। भगवंत मान भी आ सकते हैं। सीधी सी बात है, क्या पता चलता है उसके मन में क्या है। मंजरी जी, आपको लगता है कि क्या कल को भगवंत मान भी आ सकते हैं? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और राजनीति बिल्कुल। संभावनाओं का खेल है ना? तो इसलिए कब क्या कैसा हो जाए। और आप मत भूलिए, बीजेपी को वहां पे एक बड़ा सिख चेहरा चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अगर हम सरकार में आए तो मुख्यमंत्री जो होगा वो आप किसी हिंदू चेहरे को नहीं बना सकते। पंजाब में आपको बिल्कुल एक सिख बिल्कुल चेहरा ही बिल्कुल। उतारना है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉक रही है। चूंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसको समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी पार्टी को समझ पाना है, मोदी साहब को समझ पाना, क्योंकि बहुत सारे समीकरण वहां बैठाने होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 7 सांसदों के आने से बीजेपी को फायदा जरूर होगा, लेकिन क्या उतना ही नुकसान केजरीवाल को होगा, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए हमसे।